गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो कि रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम से है। और अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में टॉपिक अक्सर मतलब पूछा जाता है कि रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस को आप समझाइए, क्या कहता है ये, इसका कंसेप्ट क्या है। तो आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे कि क्या है रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम। पहले बेसिक चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ए रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस इज मेनली यूज्ड टू डिटरमाइन द रिस्पॉन्स ऑफ स्ट्रक्चर टू लोडिंग कंडीशन सच एज अर्थक्वेक, विंड लोड, करंट लोड, जेट इंजन, रॉकेट एक्सेट्रा। तो क्या है कि ये एक प्रकार से जैसे अर्थक्वेक है या विंड लोड है, किसी भी मतलब इस प्रकार के डायनामिक लोडिंग कंडीशंस में स्ट्रक्चर किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस लोडिंग, ठीक है। और तो डायनामिक लोडिंग की अगर हम बात करें तो एक चीज़ और क्लियर होती है कि पूरा प्रोसेस टाइम डिपेंडेंट होगा, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू द एनी टाइम टी, ठीक है ना। तो ये पहला चीज़ निकल के आया। अब देखिए, अब हमने इसको थोड़ा सा एग्जांपल से उसको समझाया है कि सपोज इफ़ यू अप्लाई पी फोर्स ऑन स्ट्रक्चर, किसी कोई स्ट्रक्चर स्टेज 1 में हमने लिया है, सीधा खड़ा है स्ट्रक्चर, ठीक है, और इसके ऊपर पी का कोई एक्सटर्नल फोर्स हमने लगा दिया। तो ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फोर्स देयर इज सर्टेन डिफ्लेक्शन इन द स्ट्रक्चर, ठीक है। अब वो सर्टेन डिफ्लेक्शन हमने लिया डेल्टा का डिफ्लेक्शन ले लिया, ठीक है ना। तो जैसे ही डेल्टा का डिफ्लेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर होगा किसी टाइम टी पे, जो हमने लैटरल थ्रस्ट लगाया है, स्टेज 2 कंडीशन आप फिगर देखिए यहाँ पर, तो डेल्टा डिफ्लेक्शन जो हो रहा है उसी को हम बोलते हैं रिस्पॉन्स ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब स्ट्रक्चर ने वो डेल्टा के साथ जो है वहाँ पे रिस्पॉन्स किया। अब निश्चित रूप से ये डेल्टा जो होगा टाइम डिपेंडेंट होगा, यानी कि डेल्टा अपॉन टी जो होगा, ठीक है, डेल्टा को अगर हमने डी से डिवाइड कर दिया तो डेल्टा बाई टी इज इक्वल टू नाउ वी, दैट्स ए वेलोसिटी। अब वेलोसिटी भी अगर टाइम वेरिएंट होगी, अब यानी कि v बाई टी इज इक्वल टू ए, दैट्स ए कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो कंक्लूजन ये निकला कि इट्स मीन्स व्हेन स्ट्रक्चर इज लोडेड इट्स गिव्स 3 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स। जब भी हम किसी भी स्ट्रक्चर पे कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई लोड अप्लाई करेंगे तो वह स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, 3 प्रकार का रिस्पॉन्स हमको देगा। सबसे पहले है डेल्टा, ठीक है, जैसे हमने लोड लगाया डेल्टा का रिस्पॉन्स आया, ठीक है। फिर दूसरा डेल्टा बाई टी, दैट्स नॉट वेलोसिटी, फिर वहाँ पे कुछ वेलोसिटी हमको फाइंड आउट हो गई। और तीसरा आया एक्सेलरेशंस, ठीक है। तो ये तो हो गया कि रिस्पॉन्स ऑफ स्ट्रक्चर क्या है विथ अगेंस्ट टू लोडिंग। जैसे कोई लोड लगा रहे हैं तो कोई स्ट्रक्चर क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत हमको नहीं लगता है आपको होगा किसी को भी। अब हम इसके रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस को समझने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि ये किस प्रकार बिहेव करता है ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स, ठीक है। तो थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं हम कि क्या भाई रिस्पॉन्स हो रहा है। तो देखिए, पहला हमने स्ट्रक्चर लिया एक, यहाँ पे एग्जांपल से हमने सीधे इसको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना। तो मानिए जब भी अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक अलग अलग सेकंड पर, फर्स्ट 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, अलग अलग सेकंड पर अलग अलग प्रकार का इंटेंसिटी वैरी करती है, ठीक है। कुछ ना कुछ उसकी इंटेंसिटी होती है, और उस अलग अलग इंटेंसिटी में जो डिफ्लेक्शन होता है स्ट्रक्चर के अंदर वो भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो उस डिफ्लेक्शन में
इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या कौन सा डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है। जैसे मानिए कोई बिल्डिंग है, ठीक है, तो बिल्डिंग के जो कॉलम्स होते हैं वो डिस्प्लेस होते हैं, और कॉलम के रिस्पेक्ट में बीम भी डिस्प्लेस होती है। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स नोट होता है विथ रिस्पेक्ट टू एनी टाइम टी, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर भी हमने उसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, दैट्स कॉल्ड रिस्पॉन्स। तो जैसे पहला आप केस देखिए, एग्जांपल, एक सीधा स्ट्रक्चर है, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे 2 mm का यहाँ पर हमने क्या दिखाया है, डिफ्लेक्शन दिखाया। दूसरे वाले में देखिए डिस्प्लेसमेंट हमने 5 mm का दिखाया है, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तीसरे वाले में फिर तीसरे सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट कम हो गया है, यानी कि 3 mm का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। तो कंक्लूज़न ये निकला कि जब स्ट्रक्चर के अंदर टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर 5 mm का डिस्प्लेसमेंट था, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, वही ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा, ना कि ये टी इज इक्वल टू 2 mm वाला, या टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर जो 2 mm का था, और दूसरा टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर जो हमारे लिए 3 mm का डिस्प्लेसमेंट था। ये हमारे लिए उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि ये टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे 5 mm का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब देखिए इसी चीज़ को ग्राउंड एक्सेलरेशन विद टाइम का ग्राफ हमने नीचे दिखाया है कि कैसे एक्सेलरेशंस जो है टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, ठीक है। तो जो सीधी स्ट्रेट लाइन लिया, एक सेंटर लाइन हमने ले लिया बीच में एकदम, ठीक है। एक्सेलरेशन एक तरफ हमने लिखा है पॉजिटिव में 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, और फिर नेगेटिव लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर जब t की वैल्यू 2 सेकेंड आ रही है, तो वहाँ पे ग्राफ काफ़ी ज़्यादा ऊपर और नीचे गया हुआ है, ठीक है। यानी कि उस टाइम पर एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा है, और फिर एक्सेलरेशन 0 से 2 के बीच में भी बहुत कम है, और 2 से बाद जो है एक्सेलरेशन थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, फिर अचानक जो है कम होते होते एकदम काफ़ी कम हो गया है, ठीक है ना। तो ये हमारा ग्राफ शो करता है एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब रिकॉर्ड हुआ, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, ठीक है। तो ये ग्राफ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और आपको एग्ज़ाम में काफ़ी काम देगा। टाइम और एक्सेलरेशन के बीच में ग्राफ, रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस में हम ये इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। अब देखिए, अब और नीचे आइए थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे हम आपको कुछ और भी चीज़ें समझाएंगे कि यहाँ पर देखिए, इफ़ वी टेक 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, डैम्पिंग रेशियो आर सेम फॉर ऑल स्ट्रक्चर। हमने 3 तरह के स्ट्रक्चर लिए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सभी स्ट्रक्चर के लिए डैम्पिंग रेशियो सेम है, ठीक है, और किसी टाइम t पर सबके लिए हम जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, किस टाइम पे क्या डिफ्लेक्शन हो रहा है। अलग अलग टाइम पर सबके लिए डिफ्लेक्शन हमने अलग अलग रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। अब देखिए पहला वाला जो स्ट्रक्चर था उसमें t इज इक्वल टू 2 mm का डिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है, किसी टाइम t पर। सेकेंड स्ट्रक्चर टाइम t2 पे, ठीक है, टाइम t2 इक्वल टू हमने ले लिया 3 सेकेंड। पहले केस में t1 लिया हमने 2 सेकेंड, तो डिफ्लेक्शन मेज़र किया 2 mm का। फिर दूसरे केस में हमने डिफ्लेक्शन मेज़र किया 4 mm का किसी टाइम t2 इक्वल टू 3 सेकेंड में। फिर तीसरे स्ट्रक्चर में किसी टाइम t3 पर, ठीक है, t3 जो है हमारा वो है 4 सेकेंड पे डिफ्लेक्शन मेज़र किया 3 mm का, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए हमने इसको प्लॉट किया, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन देखिए हमने लिया है y एक्सिस पर, और फ्रीक्वेंसी लिया हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी, दैट्स एन वैल्यू ऑन x एक्सिस, ठीक है। तो क्या क्या डिफ्लेक्शन आया, पहले हमारा 2 mm आया था, फिर दूसरे केस में हमारा 4 mm आया था,
फिर तीसरे केस में हमने 3 mm, ये सारे को हमने 3 डॉट लाइन लगा दिया, ठीक है। और उसके रिस्पेक्ट में चूँकि टाइम t क्या होता है, n = 1/t, तो यहाँ पर हमने n वैल्यूज़ को शो किया है 2, 3, 4 अलग अलग, ठीक है ना। तो उसको इस पर शो किया है, यही रिस्पांस स्पेक्ट्रम कर्व बोलते हैं। ये जो डेल्टा मैक्स, ठीक है, और n वैल्यू के बीच में हमने प्लॉट किया है, ठीक है, और सॉरी लेम्डा मैक्स एंड n वैल्यू। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी और डिफ्लेक्शन के बीच ग्राफ, दूसरा टाइम t और एक्सेलरेशन के बीच ग्राफ, और तीसरा ये जो हमने समझाया है आपको स्टेज 1 और स्टेज 2 पर रिस्पांस स्पेक्ट्रम के बारे में। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी काम देगी। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी अभी हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। अब आता है फैक्टर अफेक्टिंग द रिस्पांस ऑफ द बिल्डिंग। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिस्पांस ऑफ द बिल्डिंग को अफेक्ट करेंगे, ठीक है, कि बिल्डिंग का रिस्पांस कैसा होगा। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो बिल्डिंग की रिस्पांस को अफेक्ट करते हैं। तो पहला सीस्मिक वेट। सीस्मिक फोर्सेज आर प्रोपोर्शनल टू द बिल्डिंग वेट एंड इंक्रीज अलोंग द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। तो सीस्मिक फोर्सेज जो होते हैं, आप देखे होंगे, हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए थे हमारे कुछ वीडियोस में, आपको मिल जाएंगे कि बिल्डिंग की हाइट जिस प्रकार बढ़ती जाती है, तो शुरू में करीब मानिए 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे करीब जो है आप सीस्मिक फोर्सेस डबल हो जाते हैं। सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे फिर भी दोबारा जो है फोर्सेस काफ़ी हाई होते हैं। तो ऐसे शुरू के 4-5 फ्लोर तक जो है सीस्मिक फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, फिर थोड़ा कम कम होते जाते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो सीस्मिक फोर्सेस जो हैं फ्रॉम बेसमेंट से लेकर के टॉप फ्लोर तक हम जाएंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही काम करता है। तो सीस्मिक फोर्स क्या है, ये अफेक्ट करेगा दैट्स ए रिस्पांस ऑफ द बिल्डिंग को, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल और स्ट्रक्चर टू एब्जॉर्ब एनर्जी बाय डिफॉर्मिंग इन द इनइलास्टिक रेंज। फॉर दिस पर्पज एडिक्वेट रेनफोर्स्ड एंड सफिशिएंट स्टीयर्स इज प्रोवाइडेड। अब देखिए डक्टिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन, अगर हम रिस्पांस ऑफ द बिल्डिंग की बात करें तो जैसे अगर कोई बिल्डिंग जितनी ज़्यादा डक्टाइल होगी, ठीक है ना, जितनी ज़्यादा उस बिल्डिंग की डक्टिलिटी अच्छी होगी, हाँ, तो डक्टिलिटी अच्छी होने का टर्म क्या है कि उसमें हमने प्रॉपर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया हो, हाँ, प्रॉपर स्टीयर्स प्रोवाइड किया हो, तो उसका बिहेवियर जो हम स्प्रिंग बिहेवियर बोलते हैं, उसका बिहेवियर जितना बेहतर होगा, ठीक है ना, तो जितना बेहतर बिहेवियर होगा वो बिल्डिंग अर्थक्वेक को उतने अच्छी प्रकार से रजिस्ट कर लेगी, ठीक है। और अगर हमने उसमें प्रॉपर स्टीयर्स नहीं दिया है, प्रॉपर रेनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड किया है, तो वो अर्थक्वेक को बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म और आता है, वो ये है कि जैसे हम बिल्डिंग के अंदर जो है स्ट्रॉन्ग कॉलम, ठीक है, कॉलम की पोजीशन स्ट्रॉन्ग रखते हैं एज़ कंपेयर टू द बीम, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डक्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिल्डिंग के अंदर जो है कॉलम की पोजीशंस जो है स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मतलब, और एज़ कंपेयर टू बीम। ये सब फैक्टर अफेक्ट करते हैं डक्टिलिटी को, ठीक है। रेनफोर्समेंट बार क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 9x9 इंचज़ का कॉलम है तो क्या रेनफोर्समेंट है, 9x12 का है तो क्या रेनफोर्समेंट है, ये सभी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर डैम्पिंग। तो बिल्डिंग रिस्पांस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डैम्पिंग, ठीक है। डैम्पिंग क्या है कि ग्राउंड का से कनेक्शन जो है और सॉइल से कनेक्शन जो है उस बिल्डिंग का, वो सब फैक्टर्स डैम्पिंग पर डिपेंड करता है कि वो वहाँ पे सॉइल कंडीशंस कैसी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सब डैम्पिंग्स पे इफेक्ट डालेंगे।
तो डैम्पिंग हमने एक अपने अलग वीडियोज़ में समझाया है पूरा डिटेल में कि डैम्पिंग क्या है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। यहाँ पर डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, पूरा इतना टाइम नहीं है इसके लिए। अब आता है फाउंडेशन सॉइल एंड लिक्विफैक्शन। ठीक है, तो नॉलेज ऑफ द फाउंडेशन सॉइल इज एसेंशियल टू डिजाइन अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग और स्ट्रक्चर। सम सॉइल बिहेविंग वेल अंडर स्टैटिक लोड बट सीरियस प्रॉब्लम अंडर सिस्मिक लोड। ठीक है, तो बहुत सारी सॉइल ऐसी है जो स्टैटिक्स लोडिंग की कंडीशंस में तो बहुत अच्छा बिहेव करती है, लेकिन अगर डायनेमिक लोडिंग आ जाए तो वहाँ पर डायनेमिक लोडिंग मतलब सिस्मिक लोडिंग, तो वहाँ पर वो उस सॉइल का बिहेवियर जो है अफेक्ट हो जाता है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सॉइल की कंडीशंस क्या है, उसमें लिक्विफैक्शंस की पॉसिबिलिटीज़ क्या है। लिक्विफैक्शंस मीन्स द सॉइल बिहेव लाइक ए लिक्विड। ठीक है, तो अगर किसी हमको जानना है कि बिल्डिंग का रिस्पॉन्स कैसा होगा, तो हमको लिक्विफैक्शन और फाउंडेशन सॉइल्स के बारे में भी पता होना बहुत ज़रूरी है, और ये वो फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे रिस्पॉन्स ऑफ द बिल्डिंग को। अब एक टर्म आता है शेप ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ये दोनों भी डिस्कस करते हैं हम। तो पहला है शेप ऑफ द बिल्डिंग क्या है। तो अगर बिल्डिंग का शेप जैसे रेगुलर शेप है, ठीक है, इरेगुलर शेप है, रेगुलर शेप्स का मतलब बिल्डिंग जो है रेक्टेंगल्स है, स्क्वायर शेप्स की है, मतलब उसका जो ग्राउंड पे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो उसका शेप कैसा है। इरेगुलर मतलब टी शेप हो या टेढ़ा मेढ़ा बिल्डिंग जो होती है, वो अर्थक्वेक के कंडीशंस में उनका रिस्पॉन्स अफेक्ट होता है। ठीक है ना, क्योंकि लोड जो डिस्ट्रीब्यूट होता है ड्यूरिंग द अर्थक्वेक वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है। बट वही अगर हम रेगुलर शेप्स की बिल्डिंग देखें तो उनका बिहेवियर अच्छा होता है, और वो उनका जो रिस्पॉन्स है वो एक पर्टिकुलर वे में होता है, तो डैमेजेस की पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पे काफ़ी कम होती है रेगुलर शेप बिल्डिंग में। इरेगुलर शेप्स बिल्डिंग में डैमेजेस बढ़ जाते हैं, ये काफ़ी ड्रॉबैक हमको दिखाई दे रहा है। अब स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर हैव एडवांटेजेस because if primary system fail, the lateral forces can be redistributed to secondary elements or system to prevent progressive failure। ठीक है, तो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर जो होते हैं वो हमने आपको एक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट्स के बारे में एक बार बताया होगा, जो लोग नहीं जानते हैं जान लीजिए कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी एडवांटेज होता है उनको डिज़ाइन करने में। और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर जो है जब आप पढ़े होंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट, किस प्रकार मोमेंट को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हिंज फॉर्मेशंस होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सफिशिएंट टाइम मिलता है फेल होने से पहले, तो ये काफ़ी एडवांटेज है इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना विथ रिस्पेक्ट टू डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो ये सभी चीज़ें रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आपसे अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है।